हेलो एवरीवन एंड आप सबका स्वागत है पॉडकास्ट सीरीज ऑन फाइब्रोमाइल्जिया। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे फाइब्रोमाइल्जिया, जो एक ऐसी कंडीशन है जो सबको पता नहीं होती है, बट ये एक बीमारी है जिसके बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय खन्ना। ही इज पेन स्पेशलिस्ट फ्रॉम जबलपुर, एसोसिएटेड विद खन्ना पेन क्लिनिक एंड होप हॉस्पिटल जबलपुर। सर ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है पेन मेडिसिन में। सर के पास 30+ इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ही इज ट्रीटिंग लॉट ऑफ पेशेंट डे एंड डे आउट ऑन पेन, chronic pain. Sir is also a president of Indian Society of Study of Pain. Sir, welcome you, and I think today we will be having discussion on fibromyalgia. सबसे पहले तो सर ऑडियंस को हमें ये बताना है कि फाइब्रोमाइल्जिया एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें पेशेंट्स को क्या तकलीफ होती है, पेशेंट्स किस टाइप के पेशेंट में फाइब्रोमाइल्जिया ज़्यादा कॉमन है। सर आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? देखिए, पहले तो फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में जब अपन बात करते हैं और ये बोलते हैं कि एक ही बीमारी है, तो आम आदमी के दिमाग में होता है कि बीमारी ऐसी चीज़ होती है जैसे मान लिया जाए बुखार है, तो आप भी हाथ लगा के देख सकते हो, माथे पे हाथ लगा के देख सकते हो, आपको भी पता चल जाता है कि बुखार है। एक दूसरे स्पेक्ट्रम पे, दूसरे एंड पे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया। अब ये इतनी पुरानी हो गई, इतने सालों से इसके बारे में चर्चाएं होती जा रही हैं। कभी ये भी फाइब्रोमाइल्जिया जैसे शुरुआत हुई होगी पता नहीं कितने साल पहले। यस। तो तब अब लेकिन इतने सालों में सबको समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, शुगर क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है। अब फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो कुछ सालों से डॉक्टर्स को भी पता चल रही है, क्योंकि पेशेंट्स के नंबर्स बड़े ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। और इस बीमारी में खासियत ये रहती है कि जब शुरुआत में जब सिर्फ और सिर्फ पेन आता है, तो मरीज एक इसको आम पेन समझ के लोकल डॉक्टर के पास चला जाता है। लोकल डॉक्टर कोई ना कोई दर्द की दवाई दे देता है। अब जब ये होता है कि वो लोकल डॉक्टर की दर्द की दवाई काम नहीं करती है, तो पेशेंट डॉक्टर बदल लेता है। बदल के फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाता है। दूसरा डॉक्टर देखता है कि भाई दवाई तो दी है दर्द की, लेकिन काम तो नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा सा गहराई में उससे पूछता है, तो वो बोलता है नींद नहीं आ रही, तो नींद की दवाई भी उसमें जोड़ देता है। फिर तीसरी बात आती है, जो वो बोलता है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, तो वो क्या करता है कि B12 का इंजेक्शन लगा देता है। तो ऐसे करके बहुत सारे महीने और साल निकलते जाते हैं। बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है। फिर आखिरी में जब वो पहुंचता है स्पेशलिस्ट के पास, जैसे मान लो पेन फिजिशियन के पास पहुंचा, तो पेन फिजिशियन ने हमारा कि भाई इसमें तो हिम्मत ही नहीं है। तब तक मरीज ये बोलने लगता है कि मेरे पास तो हिम्मत किसी से फोन पे बात करने की भी नहीं होती। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से कोई बात ही ना करे। और घर के जो छोटे बच्चे रहते हैं वो भी जब मेरे पास आते हैं तो वो भी मेरे को बड़े इरिटेट करते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि वो चले जाते हैं कि मेरा इरिटेशन खत्म हो जाता है, मेरा इरिटेशन तो बना ही रहता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये रहता है एंड ऑफ द डे में, कि मैं सो के जब उठती हूँ या उठता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि मैं फ्रेश हुई नहीं, मैं किसी लायक ही नहीं। तो ये जो एक पूरा गैमट ऑफ सिम्टम्स है, जब ये आता है किसी पेन फिजिशियन के पास, तो पेन फिजिशियन को समझ में आ जाता है कि ये मरीज जो है फाइब्रोमाइल्जिया से प्रोबेबली पीड़ित है। तो अब उसका काम ये रहता है कि रूल आउट करें कि कोई दूसरी बीमारी जो मिलती जुलती है इससे, वो तो नहीं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपन ने टच नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, ये पेशेंट्स ऐसे भी है जो ये बहुत कहते हैं कि भाई मेरे को पेट का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ज़रा सा भी खाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है पेट भर जाता है, पूरे समय मेरा पेट लोडेड रहता है, फूला रहता है। तो ये भी सिम्टम्स बड़े रहते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन मोस्टली रहता है। फिर एक टेंशन डॉक्टर के दिमाग में आता है कि क्या ये
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो नहीं है, या और भी कोई मिलती-जुलती कोई बीमारी तो नहीं है, कोई और डेफिशिएंसीज़ तो नहीं है। तो जो एक पेन फिजिशियन है फिर रूल आउट करता है, फिर अपने कंक्लूजन पे पहुँचता है और फिर उसका इलाज चालू करता है। सर, जैसे आपने बताया कि फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में पेन रहता है, लेकिन उसके साथ-साथ गट का इश्यू भी है। तो ये आपने बहुत नया और अच्छा पॉइंट बताया कि एवरी पेशेंट को पेन तो है ही, बट अगर साथ में कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया, तो गट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। सर, तो इस टाइप के पेशेंट में जिनको गट के इश्यूज हैं, उनको क्या इश्यूज होते हैं गट्स में, और उन्हें क्या करना चाहिए अपने डेली लाइफ में कि उनका गट, एटलीस्ट गट हेल्थ तो इम्प्रूव हो। जब अपन गट हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मन में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अपन आंतों की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, जिसको अपन लोग गट हेल्थ बोल रहे हैं। तो ये देखा गया है कि फाइब्रोमाइल्जिया का जो पेशेंट रहता है उसमें जो गट रहती है उसमें से परमिएबिलिटी, मतलब उसमें जो छोटे छोटे छिद्र बनते हैं जो गट में, जिसमें से टॉक्सिन गट के अंदर से जो गंदगी रहती है वो गट के अंदर की गंदगी गट के बाहर चली जाती है। बाहर कहाँ जाती है? खून में जाती है और खून से वो सर्कुलेट होती है। अब जो गट रहती है उसमें से थोड़ा सा अजीब लगेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, उसमें से हार्मोन भी बनते हैं, उसमें से मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, और फिर एक कुछ ऐसी भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें बनती है जो कि दिमाग पे असर करने की जिनकी शक्ति रहती है, तो जिनको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मरीज शुरू में क्या करता है कि खाना बंद कर देता है, क्योंकि उसको खाने से डर लगने लगता है कि खाना खाते हैं तो एक मुसीबत चालू हो जाती है। लेकिन फिर कुछ बाद पता चलता है कि ये भी वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर जब बीमारी बढ़ने लगती है तो जो बचपन से वो दूध पी रहा था या रोटी खा रहा था, फिर कुछ समय के बाद डॉक्टर उसको ये समझाने लगता है कि भैया अब दूध तुम्हारे लिए जहर हो गया, तो वो समझने में उसको बड़ी परेशानी आती है। रोटी जो बचपन से खा रहा था वो कहता भाई अब ग्लूटेन से तुम सेंसिटिव हो गए, तुम अब रोटी नहीं खा सकते हो। तो बड़ा पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। फिर डॉक्टर उसको समझाता है कि भाई तुम कुछ चीज़ें खा सकते हो, मैं तुमको बताता हूँ। फिर वो जब वो चीज़ें खाना चालू कर देता है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। अब देखिए, एक नॉर्मल लाइफ में हम प्याज तो खाते हैं, गार्लिक भी खाते हैं, पर फिर थोड़े समय के बाद पता चलता है कि ये सब चीज़ें खाने के बाद उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। फिर डॉक्टर उसको समझाता है कि भाई एक फूड डायरी भी बनाओ आप। तुमने रोज़ क्या-क्या तुम खा रहे हो और किस दिन तुम्हारे सिम्पटम्स या तुम्हारी प्रॉब्लम या तुम्हारी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर बाद में एक अपन कॉमन चीज़ें निकाल लेते हैं कि भाई 4 दिन तुमने प्याज खाए थे, गार्लिक खाया था, राजमा खाया था, चने खाए थे, छोले खाए थे, उस दिन तुम्हारे को तकलीफ तुम्हारी बढ़ गई। तो पेशेंट को भी धीरे-धीरे करके कुछ महीनों में, कुछ सालों में समझ में आने लगता है कि भैया ये चीज़ें मेरे को नहीं खानी। फिर एक बड़ी अजीब चीज़ है कि दूध नहीं पी सकते, लेकिन दही खा सकते हो। राइट सर। फिर एक इससे भी बड़ी अजीब चीज़ है कि ये भी प्रूव हुआ है कि बोलते हैं कि बहुत ही कम लोग ब्राउन राइस खा पाते हैं, जो अपनी नॉर्मल राइस है वो ब्राउन राइस है वो खा सकते हैं। फिर एक आ जाता है कि वाइट राइस भी खा सकते हो, लेकिन उसको ठंडा करके खाना है। ये एक तरह बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि जब गरम राइस रहता है तो जब गरम राइस अपन खाते हैं, चावल खाते हैं, तो इमीडिएटली स्पाइक होता है ग्लूकोज लेवल्स। बट अगर हम राइस को 6, 8, 10 घंटे छोड़ देते हैं तो राइस पे एक रेजिस्टेंट कोटिंग जम जाती है। अब हम इस राइस को फ्रिज से निकालते हैं और फिर भी अगर हम गर्म कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत ही राइस जो रहती है वो उस स्टेट में आती है जब नई राइस जो गर्म राइस में आती है, तो बाकी ठंडी रहती है। तो उस राइस को भी हम अगर खाते हैं तो फर्मेंटेशन कम होता है, ब्लोटिंग कम होती है, और वो जो इमीडिएट एपिटाइट हमारा फुलनेस आता वो सब नहीं आता, और फाइबर्स हमको ज़्यादा खाने पड़ते हैं। राइट ऐ- सर।
ऐसे ही बोला जाता है ना, ना अंग्रेज लोग बोलते हैं कि आप मेडिटेरेनियन डाइट्स लें, तो यस। मेडिटेरेनियन डाइट्स में कुछ नहीं होता है, जो अपन जो इंडियन डाइट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाओ। फिर लेट नाइट पार्टीज़ दुश्मन है इस बीमारी की। या हुँ। लेट नाइट आपने हेवी मील लीजिए, आप पार्टी में गए और आपने उसमें थोड़ा-सा पिया वगैरह, या आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह ले ली और बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया और लेट सोए, बहुत तेल वाला डाइट ले लिया। अब हेवी मील लेके घर तो पहुँच गए लेकिन नींद नहीं आने वाली। सवेरे जब उठोगे तो फ्रेश होना ही नहीं है आपको। तो ये मेडिटेरेनियन डाइट्स में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो इसलिए अपन कहते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट्स लो, ताकि जो दिमाग, अगर अभी अपन थोड़े समय के बाद दिमाग की भी चर्चा करेंगे, तो ये जो दिमाग में बदलाहट आती है ये डाइट से कंट्रोल की जा सकती है। अकेले ग्लूकोज़ की बात नहीं हो रही, दिमाग तो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, हाइपर एंग्शियस हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। उसको भी अपन, उसकी भी सेंसिटिविटी को खाने से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। जो हिंदू माइथोलॉजी बोलता है कि खाने में बहुत दम है, वो एक्चुअली भी सही बात है। राइट सर। तो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में गट का इतना इशू है और गट पेशेंट सोचता रहेगा कि मुझे पेट में तकलीफ है, उसे ये नहीं पता कि उसको एक्चुअली फाइब्रोमाइल्जिया है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट सर आपने बताया कि हर गट का इशू मीन्स मतलब आंतों का इशू या स्टमक का इशू या पेट का इशू फाइब्रोमाइल्जिया भी हो सकता है। तो राइट ट्रीटमेंट और राइट डायग्नोसिस इज बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। सर आपने शुरुआत में ये चीज़ भी बताई थी कि इस फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में स्लीप डिस्टरबेंस या स्लीप का इशू भी होता है, नींद आने में तकलीफ होती है और ये पेशेंट हमेशा एंशियस रहता है। तो सर उस पे भी थोड़ी अगर आप रोशनी डालेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए अपना जो शरीर है ना, उसमें जो एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अपन एक कॉमन भाषा में बोल रहे हैं कि जैसे अपन रेत में एक पोल गड़ाते हैं और दो तरफ से अपन रस्सी बांध देते हैं, तो पोल सीधा तभी रहता है जब दोनों रस्सियों में तनाव बराबर रहता है। एक रस्सी अपनी सिंपैथेटिक वाली रहती है जो अपने को दौड़ाती है। जैसे कोई भी मुसीबत आती है तो तुरंत में अपना दिमाग उस हिसाब से चलता है, हम लोग की भाषा में उसको सिंपैथेटिक सिस्टम बोलते हैं। और इसकी ऑपोजिट काम करने वाली जो रहती है वो पैरासिम्पैथेटिक रहती है। तो अब इस बीमारी में क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो सुस्त हो जाता है और जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बड़ा दमदार हो पाता है। तो बेसिक यही कारण रहता है कि इस कारण से क्या होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें भी जो लाइफ की होती हैं या छोटे-छोटे पेन भी होते हैं, वो अपना शरीर उसको एनालाइज़ करके, एम्प्लीफाई करके बहुत बड़ा बना देता। जैसे किसी ने मान लो छोटा-सा एक फुलझड़ी छोड़ी, तो दिमाग उसको सोचता है कि ये तो बम था भाई, ये तो मेरे को मारने के लिए लगाया है। तो इस टाइप की दिमाग में थोड़े से चेंजेस आने लगते हैं और फिर जब ये बहुत बढ़ जाता है तो हम लोग डॉक्टर्स लोग उसको फॉग भी बोल देते हैं कि दिमाग बहुत कंफ्यूज्ड हो गया है, अब वो फॉग स्टेट पे है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, अटेंशन जो है वो एक जगह पे नहीं रह पा रही है, घबराहट होती है, इरिटेबिलिटी होती है, थकावट होती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब हमारे शरीर में ऐसे पदार्थ बढ़ने लगते हैं जो कि हार्ट को भी लगातार दौड़ा रहे हैं, दिमाग को भी लगातार दौड़ा रहे हैं, हम सो भी रहे हैं तो भी हमारा दिमाग दौड़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हम EEG रिकॉर्ड करें फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट में, तो एक रेस्टिंग स्टेज में अल्फा वेव्स होती हैं और सोते समय डेल्टा वेव्स होती हैं। तो फिर अब हम इनका जब EEG रिकॉर्ड करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि अल्फा वेव भी डेल्टा वेव्स में घुस गई है। मतलब सोते समय भी हमारा दिमाग नहीं है, एक्टिव चल रहा है, दिमाग भी चीज़ें आ रही हैं। मरीज जो हमारे आते हैं वो आके बताते हैं हम 2-2 3-3 बजे तक जागे रहते हैं। अब जब 2-2 3-3 बजे तक आप जाग रहे हो, आपका जो पार्टनर है वो सो गया 10 बजे 11 बजे, तो आप और मोबाइल देख रहे हैं,
स्क्रीन आप अपना और बढ़ा रहे हो, तो नींद जो शायद 12 बजे आ जाए, वो आपसे और दूर भाग जाती है। बिल्कुल सही। यस सर, बिल्कुल सही कहा सर। इस पेशेंट में तो आई थिंक पेन से कहानी शुरू होती है, ब्रेन में जाती है और ब्रेन फिर गट, आई थिंक पूरी बॉडी ही इस बीमारी में इन्वॉल्व है। और इसके लिए आई थिंक प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर नहीं हुआ तो ये आई थिंक ये समय के साथ और बढ़ती चली जाती है। राइट सर। तो सर व्हाट इज योर सर आपका क्या सजेशन है जिन पेशेंट में इस टाइप की तकलीफ है, उन्हें पहली चीज तो डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बट खुद की लाइफ में क्या चेंजेस उन्हें करने चाहिए या क्या लाइफस्टाइल या जिनसे उनको हेल्पफुल रहे फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट एक अच्छी लाइफ जी सकें? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो ये पेशेंट्स रहते हैं, ये फीमेल्स रहती हैं। और जो मैरिड फीमेल्स रहती हैं, जिस एज में नॉर्मली ये पाया जाता है, उस समय तक लेडीज़ की लड़कियों की शादी वगैरह हो जाती है। अब ऊपर से लड़की तो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही है, अगर थोड़ा बहुत सो ली है, हेल्थ भी उसकी थोड़ी-सी बढ़ जाती है, तो जिस परिवार में जाती है, उस परिवार में वो थोड़ा-सा काम-धाम नहीं कर पाती है, क्योंकि बीमारी उसको इजाज़त नहीं देती है। अब घर वाले जो है वो देखते हैं, उनके दिमाग में ये है कि अगर आप काम तभी नहीं कर पाओगे जब आप सिक दिखोगे। सिक तो दिखती नहीं है, तो घर से धीरे-धीरे करके सपोर्ट खत्म होने लगता है। घर वाले कहते हैं कि इसको काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, इसलिए ये नाटक कर रही, जो लोकल भाषा में। इस बीमारी में ना सिर्फ मरीज को समझाना पड़ता है उसकी वास्तविक स्थिति, लेकिन उसके घर के जो रूलर्स हैं, मतलब जो मेन पीपल पर्सन्स हैं, उनको भी अवेयर कराना पड़ता है कि शी इज़ नॉट फूलिंग यू। और ऐसा नहीं है कि वो कुक कर रही है बीमारी को, शी हैज़ सम प्रॉब्लम इन द माइंड। वो पागल नहीं है, लेकिन माइंड में कुछ चेंजेस हुए जो आपको नहीं समझ में आते, हम आपको समझा रहे हैं। तो आप अपने पुराने चश्मे से इस बीमारी को मत देखिए। अपने पुराने चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब गड़बड़ है, कहीं फिट नहीं बैठ पाएगा। आपको एक नया चश्मा, नए व्यू से ही इस बीमारी को समझना पड़ेगा। तो एक ये थोड़ी सी अलग बात आती है। अब बात आई कि जब हम स्लीप को और दिमाग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हम खाने के बारे में हमने अभी चर्चा कर ली। खाने में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा कि कर्ड जो है वो अच्छा है, छाछ भी अच्छा है, बनानास भी अच्छे हैं, फाइबर वाली डाइट अच्छी है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि मेडिटेरेनियन डाइट्स, मतलब फल, फ्रूट, सब्जी वगैरह ये आप खाइएगा और अपनी एक डायरी रख लीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि आपको समय से नींद आ जाए। पर अभी ऐसा होता है कि नींद की दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि 2 बजे के बाद से कॉफ़ी और चाय, 2 बजे दोपहर की बात कर रहा हूँ, 2 बजे के बाद से कॉफ़ी चाय, जो शाम की चाय है उसको नमस्ते करना पड़ेगा। शाम की चाय आप नहीं ले पाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि कुछ एक्सरसाइज होती है। एक बड़ा अच्छा चीज़ देखी गई है, एक टर्म निकला है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। मतलब ये देखा गया है कि इन मरीजों में जब अपन सांस लेते हैं तो जब अपन ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा मैं गहराई पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने में हो सकता मुश्किल जाए, तो जब अपन ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं तो 2 आर वेव्स की बीच की जो दूरी रहती है वो सांस लेते टाइम, और जब अपन लंबी सांस छोड़ रहे हैं उस टाइम वो वेरिएबिलिटी बड़ी होनी चाहिए। जैसे कोविड के टाइम पे मेरी भी ये वेरिएबिलिटी कम हो गई थी, तो मैंने जल्दी से कोविड कैच कर लिया, ठीक है। बट अगर ये वेरिएबिलिटी बड़ी रहती है तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा मार्कर पता चला है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के बारे में। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर के पास जाके हार्ट रेट वेरिएबिलिटी वाला एक लंबा ईसीजी, मतलब लीड 2 वाला ईसीजी लंबा ले लें, उसमें फिर आपको डॉक्टर आपका मेजर करके आपको बता देगा कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपकी कैसी है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जब आपको ये पता चल गया तो आपको
बेड पे तभी जाना चाहिए जब आप सोने वाले हैं। ऐसा नहीं कि खाना खाने के लिए भी अपन बेड पे बैठ गए और टीवी देखने के लिए भी अपन बेड पे बैठ गए। अपन सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए अपने को बेड पे जाना चाहिए। और बेड पे जाने के 1 घंटे पहले नो मोबाइल्स, नो टीवी, ये सब ऑफ हो जाना चाहिए। रात की जो मील है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि उसमें कोई पेप्सी और थम्स अप वगैरह टाइप की चीज़ें नहीं होना चाहिए। और कॉफ़ी के बारे में तो अपन ने ऑलरेडी बात ही कर ली है। लाइट कम ऑयल वाला खाना खाना चाहिए। और लाइट अगर आपका फूड है तो आपके लिए बड़ा अच्छा है। अंधेरा करते फिर इसमें एक और चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने भी सुना होगा कि देयर इज समथिंग लाइक वाइट नॉइज़ और एक पिंक नॉइज़ भी होती है। तो ये जो पिंक नॉइज़ होती है ये बड़ी सूदिंग होती है दिमाग के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब रस्टलिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स जब हल्का पानी गिरता है या हल्की हवा चलती है तो लीव्स की जो सरसराहट होती है, ये जब लो वॉल्यूम पे लगातार 2-2, 3-3 घंटे लोग बाद उड़ा लेते हैं तो बिना मेडिकेशन के भी पिंक नॉइज़ या रस्टलिंग ऑफ लीव्स ये आपको बढ़िया सूदिंग इफेक्ट देती है, जिससे आपको नींद आ जाती है। नींद आती है। फिर एक प्रैक्टिस आपको ये भी करना चाहिए कि आपका जो पेट है तो आपको सांस 1 मिनट में नॉर्मली अपन 16-17 बार लेते हैं, तो दिन में आपको कई बार प्रैक्टिस करना चाहिए कि 5 से 6 बार की सांस 1 मिनट में आप लें। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो थोड़ा-सा सुस्त हो जाता है। तो वो थोड़ा बैलेंस होने लगता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ। तो आपकी जो एंग्जायटी या इरिटेबिलिटी रहती है, वो कम होने लगती है। तो इसके लिए एक्सरसाइज ये हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आप 1, 2, 3, 4 जब आप सांस ले रहे हैं तो जल्दी सांस लीजिए, सिर्फ 1, 2, 3, 4 के बीच में। फिर आप 4 पे अपनी सांस रोक दीजिए। फिर अब आपकी जब सांस छोड़ने की बारी आ रही है तब आप 8 से चालू कीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मतलब आपका जो सांस छोड़ने वाला समय है वो सांस लेने वाले समय से डबल होता है। फिर जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो फिर कुछ जगह कुछ सेंटर्स में बॉक्स ब्रीदिंग भी करवाते हैं। इसके अलावा मतलब 4 काउंट तक आपने सांस ली, 4 काउंट तक आपने सांस छोड़ी, फिर आपने रोक के रखी, फिर आपने 4 तक छोड़ी, फिर आपने 4 रोक के रख ली, फिर आपने 4 सांस ली। तो ये बॉक्स ब्रीदिंग होती है, पर ज़्यादातर लोग बात जो डॉक्टर से एडवाइस करते हैं 1 से 4 तक काउंट करो और छोड़ते टाइम 8 से लेके 1 तक आप गिनती करो। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती। ये जो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, सांस लेने वाला, सांस पे ध्यान देने वाला, ये मैंने अपने पेशेंट्स में देखा कि एंग्जायटी को बहुत कम कर देता है। दूसरा, उसको दिमाग में अपने को ये समझाना पड़ता है कि खुद अपनी बॉडी की स्कैनिंग करो। बॉडी की स्कैनिंग करो कि मतलब देखो कि अगर तुम पेन बोल रहे हो या कोई चीज़ इरिटेबिलिटी वाली बात कर रहे हो तो वो थोड़े से शांत दिमाग से सोचो कि वो वाकई पेनफुल चीज़ है भी कि नहीं है, या वो वाकई कोई इरिटेबल चीज़ है भी कि नहीं है जिससे तुम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हो। और वो कई बार तो ये रहता है कि वो चीज़ ख़त्म भी हो जाती है, गायब भी होती है। जैसे आपके बच्चे जो हल्ला मचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, आप इरिटेट हो रहे हो। अब बच्चे चले गए, आपके हस्बैंड उनको बच्चों को लेके चले गए या बच्चे किसी स्कूल भी चले गए, लेकिन आपकी इरिटेबिलिटी कंटिन्यूएशन तो चल ही रही है अभी, तो नहीं होना चाहिए। तो जब आप बॉडी स्कैन करते हो, माइंड स्कैन करते हो, तो आपको खुद को समझ में आने लगता है। और मैं ये ओपनली बात कहूँगा कि कुछ समय के बाद पेशेंट को खुद को समझ में आता है कि उसमें प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन उसको एक उंगली चाहिए रहती है, डॉक्टर का हाथ चाहिए रहता है, या एक घर का एक समझदार व्यक्ति जो उसको समझ सके चाहिए रहता है, जो उसकी उंगली पकड़ के उसको इस बीमारी से बाहर निकाल सकता है। उसको ट्रिक समझ में आ जाती है कि उसको किस तरीके से रहना है और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। और इसमें अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते हो तो आप नॉर्मली, कई मेरे पेशेंट्स जो आए थे मेरे पास शुरू में, उनको अपना जॉब भी छोड़ना पड़ा इस बीमारी के कारण से, क्योंकि उनका कहना था मेरे पास हिम्मत ही नहीं है। और मैं जॉब में जब चली भी जाती हूँ तो मैं वहाँ पे समझ ही नहीं पाती, कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाती, दिमाग टोटली फॉग कंफ्यूज्ड है। मेरे लिए क्या बेहतर है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
तो अगर घर का कोई एक बंदा मिल जाए जो समझ सके आपको, आपकी बीमारी को, तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो जाती है। बहुत ही एक अच्छी सिचुएशन होती है। और कोई एक डॉक्टर मिल जाए, कोई पेन फिजिशियन मिल जाए, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पेन फिजिशियन को ढूँढना कोई मुश्किल काम नहीं है। जबलपुर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए आप कानपुर में, मेरठ में, तो आप सिंपल ISSP साइट पे चले जाइएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको लिंक भी शेयर कर दूँगा। साइट पे चले जाइए, उस साइट में जैसे ही आप जाएँगे तो उस साइट में फाइंड योर पेन फिजिशियन, अपने दर्द के डॉक्टर को ढूँढो। दर्द के डॉक्टर को ढूँढने के लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अपना शहर डालोगे, आपके पास 10 डॉक्टरों के नाम आ जाएँगे, उनके क्वालिफ़िकेशंस आ जाएँगे, उनके एक्सपीरियंस आ जाएँगे, आपकी बीमारी को ट्रीट करते हैं कि नहीं वो भी आ जाएगा। तो आप तुरंत उस डॉक्टर के पास चले जाओ अपने शहर में। ऐसा नहीं है कि आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हर आदमी को इंडिया भर के जबलपुर आना है मेरे से इलाज कराने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप तो अपने शहर में डॉक्टर को ढूँढ सकते हो। ये बहुत ही अच्छी हमने एक फैसिलिटी जो बाकी किसी स्पेशलिटी में नहीं है, हमारी स्पेशलिटी में ये हमने एक फीचर बनाया है, क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर को, सही डॉक्टर ढूँढना मरीज़ के लिए बड़ा मुश्किल है। वो 5-5, 6-6 साल अपने ख़राब कर देता है, बीमारी को खा लेता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मरीज़ घर के पास ही में एक डॉक्टर को ढूँढ ले आसानी से, और बार-बार जब अगर उसको दिखाना है तो उसी के पास जाए और बढ़िया स्वस्थ हो जाए और एक नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी जी जाए। राइट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग द डिसीज, और जिसमें आपने ये सब कुछ बहुत अच्छे से बताया कि पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या उसकी तकलीफ़ें हैं, तो क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ISSP का, जो आई थिंक ऑल ओवर इंडिया हमारे लिसनर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, जिनको भी फाइब्रोमाइल्जिया या फटीग प्रॉब्लम या इस टाइप की प्रॉब्लम जो हमने आज डिस्कस करी है, वो अपने नियर बाय पेन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग अस टुडे इस पॉडकास्ट के लिए। आई थिंक जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। मैं सबसे यही कहूँगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये डिज़ीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बस एक बार अपने पेन फिजिशियन जो आपके शहर में है उसके पास जाइएगा, उसको आइडेंटिफ़ाई करेगा। अभी तो किस्मत से बहुत सारी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो कि आपके पेन को, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पेन के लिए डाइक्लोफेनेक या ये बोवेनॉन टाइप की दवाइयाँ हैं जिसको डॉक्टर्स लोग NSAID बोलते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे और तगड़ी जो दवाइयाँ होती हैं, ओपियोइड्स होते हैं जैसे कॉन्ट्रामोल, ट्रेमाडोल और अल्ट्रासेट, इस दवाइयों से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको स्पेसिफ़िक दवाइयाँ चाहिए पड़ेंगी जो आपको बहुत ही मदद कर सकती हैं और आपके दिमाग को थोड़ा-सा शांत कर सकती है। जो शरीर में एक बनावट में जो बदलाहट आ गई है आपकी रीढ़ की हड्डी में की जो स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में, उसको भी मदद कर सकती है। और जो ब्रेन के पास जो ऊट-पटांग मैसेजेस जाते हैं उनको भी फ़िल्टर करने में शक्ति मिल जाएगी। फिर ब्रेन में कुछ ऐसी पोटेंशियल रहती है कि इन सब चीज़ों को दबाने की भी शक्ति रहती है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग इनहिबिटरी ट्रैक्ट्स। इनको भी कंट्रोल कर सकती है, इनको भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे कि आपकी ये सब चीज़ें बंद हो सकती हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है आपको नॉर्मलिटी में लाने। तो उम्मीद करता हूँ इस टॉक से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा और आप एक नॉर्मल स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लायक हैं। मज़ा तो तभी है ज़िंदगी का जब आप स्वस्थ हो। यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। नमस्ते।